हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज मैं एकदम नया सब्जेक्ट आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है कॉमर्स। और ये है हमारे आईएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में यही सब्जेक्ट को हम लोग बिजनेस स्टडीज के नाम से भी जानते हैं। बट मैं इस वीडियो में प्राइमरली कवर करने वाला हूं आईएससी बोर्ड का सिलेबस और ये है पहला चैप्टर जो मैं कवर कर रहा हूं। दिस इज चैप्टर नंबर 15, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कई बच्चे मेरे से ये पूछेंगे, सर आप एकदम नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, नया सब्जेक्ट लेकर आ रहे हो और आप चैप्टर नंबर 15 क्यों शुरू कर रहे हो? बच्चे, कॉमर्स को उन्होंने डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिट्स। अब उस यूनिट्स के हिसाब से मैं आपको चैप्टर प्रेजेंट करूंगा। मे बी अगर चैप्टर नंबर 15 पढ़ा रहा हूं तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊं, फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊं, लाइकवाइज। जैसे जैसे यूनिट्स आपके मार्क्स डिवाइड होंगे उसी यूनिट्स के बेसिस पे मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। एक बात का और ध्यान रखना बच्चे, जो हमारे पेपर का पैटर्न है दैट इज 3, 4, 5। दैट मींस एक बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? उसमें एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। मेरा सजेशन आप सबसे यही रहेगा कि सारा सिलेबस आप ऐसे प्रिपेयर करो जैसे हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आने वाला है। तो अगर आप 5 नंबर में आप 5 पॉइंट लिखते हो तो आप 6 पॉइंट्स की तैयारी कर लो, तो आपका एक आराम से आपकी पूरा अप्रोच से तैयारी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमको देखना है पहले इस सब्जेक्ट्स में पढ़ना, इस चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ना क्या क्या है। देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Then we need to cover rights of consumers. Then we'll be covering methods of consumer protection and then Consumer Protection Act 1986. 1986 वाला Consumer Protection Act अभी रिवाइज हुआ है 2019 में, तो मैं उसका रिवीजन भी कवर करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। होपफुली आप सभी लोग फॉलो कर रहे हो सीबी गुप्ता की किताब कॉमर्स की, और किसी और राइटर की अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो मैं सारा का सारा आपका सिलेबस विद इन स्कोप आपका कवर करने वाला हूं, ठीक है। और जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं 2019 में वो भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। चलिए बढ़ते हैं और पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हम लोग, दैट इज नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है अपनी कंट्री के अंदर? तो चलिए पहला पॉइंट है हमारा, कंज्यूमर इज पर्पस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस हाउस लिया मैंने और ये बिजनेस हाउस है, मान लेते हैं रिलायंस, ठीक है। ये रिलायंस का बिजनेस है और इसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब मान लो ये बिजनेस कर क्यों रहा है और इस बिजनेस का मेन आदमी कौन है जो ये इसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है? जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया? कंज्यूमर्स के लिए। अगर कंज्यूमर्स ही जियो को रिजेक्ट कर देंगे तो पर्पस ही बिजनेस का डिफीट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट इज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। इसके बाद भी कोई डाउट आएगा, रीड थ्रू द लाइंस और अपनी किताब पढ़िए। डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट इज बिजनेस इज मींस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब बच्चे समझना है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस डेवलप हो जाए भाई साहब और हमारा पर्पस हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू डेवलप और वी नीड ह्यूमन वेलफेयर एज अ पर्पस ऑफ आवर बिजनेस। अगर लोग तरक्की नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस तरक्की नहीं करने वाला है। सेकंड पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। थर्ड इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? हो सकता है किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो प्रॉफिट, हो सकता है किसी बिजनेस का केवल ऑब्जेक्टिव हो सोशल वेलफेयर। तो यहां पर हमने क्या मेंशन किया है? प्रॉफिट इज नॉट ओनली द मोटिव ऑफ बिजनेस, सर्विंग सोसाइटी इज ऑल्सो अ प्रॉफिट और सर्विंग सोसाइटी इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ठीक है, बात समझ में आई? केवल अगर पैसा कमा रहे हैं तो वही पर्पस नहीं होना चाहिए, सर्विंग सोसाइटी भी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट्स बहुत एकदम क्लोज लिखे हुए हैं। Business is a means of human welfare is very close to multiple objectives, which is very close to growth with social justice. तो नीड के जितने भी टॉपिक है ना, ऑलमोस्ट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस करके ही सारे पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। आइए थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? हमारे जितने भी लोग हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हो, चाहे वो हमारे स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो। तो क्या लिखा है? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारा बिजनेस तरक्की करे, साथ में सोसाइटी की भी तरक्की हो। आगे आते हैं, फिर है स्टेक होल्डर्स अप्रोच। स्टेक होल्डर्स अप्रोच ये कहता है सबको साथ में लेकर चलना। सबको साथ में लेकर चलना मतलब एक बिजनेस हाउस में, एक बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ओनर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि सोसाइटी। आपको सबके इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलना है, किसी का भी इंटरेस्ट किल नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग
स्टेक होल्डर्स अप्रोच। और लास्ट, अच्छा देखो 5 पॉइंट आपने प्रिपेयर कर लिए नीड फॉर प्रोटेक्शन के अंदर, तो आपका पर्पस हल हो जाएगा। बिकॉज पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैसा आएगा, 3, 4, 5। कभी कभी 6, का भी क्वेश्चन आता है और कभी 3, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। वैसे अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो 3, 4, 5 का आएगा, या तो 6 और 6 का भी आ गया। तो हमने 6 पॉइंट्स तैयार कर रखे थे, बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन उन्होंने 6 पॉइंट्स ही कवर किए हैं। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर। अभी क्या है, अगर कोई भी बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है तो उसके बाद बहुत पावर होती है। पावर क्या होती है, वो आपकी फूड हैबिट्स चेंज करता है, वो आपका फैशन ट्रेंड चेंज करता है, वो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का दवाइयों का कंजम्पशन चेंज करता है। तो आपके बिजनेस के पास इतनी पावर है कि आप पूरी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो। इसलिए हर एक बिजनेस हाउसेस को अपनी सोसाइटी को बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहिए, सो दैट दे शुड यूज द पावर इन अ राइट मैनर। आई होप यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से एक बार नोट कर लो और इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पर। ऑलराइट क्लास, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। चलो भैया, और इसके ऊपर केस स्टडीज भी बनकर आती हैं, तो केस स्टडीज का मैं प्रोबेबली आपको एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इसी के लिंक के डिस्क्रिप्शन के साथ, या उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाएंगे हम लोग केस स्टडीज में, कैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में केस स्टडी बन सकती है। ऑलराइट, तो आते हैं हम लोग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पर। पहली राइट है बेटा, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी गुड्स मार्केट में ना मिले जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिससे हमारी लाइफ पर कोई असर पड़ सके। ऐसे कोई भी गुड्स मार्केट में नहीं बिकने चाहिए, ऐसे कोई भी हैजार्डस गुड्स हमारे मार्केट में नहीं आने चाहिए। इसलिए पहली राइट है हमारी राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है, हमारे को हर गुड्स कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, कैसा, क्या ये गुड्स सही है इस्तेमाल करने के लिए, क्या ये नहीं है, इसके बारे में सारी जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए याद करो, आपका कोई भी गुड्स खरीदते हो ना, तो उसके अंदर आपका डायरेक्शन ऑफ यूज लिखा होता है, या उसका उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें लिखी होती हैं, इंग्रेडिएंट लिखा होता है। और आजकल तो एक और चीज आ गई कि जो गुड्स से एलर्जिक होते हैं तो एलर्जिक डिस्क्रिप्शन भी पहले से दे रखा होता है। ऑलराइट, आपको समझ में आया राइट टू बी इन्फॉर्म क्या है, आपका ये राइट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज जानने का। और कंपनीज को भी हर अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी एक इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है टू द जनरल पब्लिक। ऑलराइट, अब आते हैं राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब ये होता है बच्चे, यू हैव अ राइट टू चूज एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं हुआ कभी मान लो आप बिग बाजार में जाओ और बिग बाजार वाले आपसे बोलते नहीं भाई साहब आपको तो यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है, ऐसा नहीं है। अब वो आपकी राइट टू चूज का राइट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। राइट टू चूज का मतलब क्या है बेटा, आप फ्री हो, आप जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहो वो कर सकते हो, और जिन प्रोडक्ट्स को आप रिजेक्ट करना चाहो उनको रिजेक्ट कर सकते हो। नोबडी कैन फोर्स यू टू कंज्यूम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब आते हैं राइट टू बी हर्ड। अगर मान लो आपके साथ कोई दिक्कत हुई है तो कोई ना कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको न्याय दिला सके। इसलिए इसके अंदर हमारा कंज्यूमर फोरम्स और डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, स्टेट फोरम्स हैं जो आपको सुनवाई करती हैं कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको वो जस्टिस प्रिवेल करेगी। और इसके बारे में राइट टू बी हर्ड के अंदर जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल कमीशन सब कुछ अभी कवर कर रही है। आते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर आपके साथ कुछ नुकसान हुआ है तो आपको उतना पैसा या कॉम्पनसेशन दिलाना। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया और उसकी वजह से आपका कोई 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो 10 लाख रुपए आपको दिलाने के प्रोसेस को बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब यह होता है कि कंज्यूमर्स को अपनी राइट्स के बारे में पता होना। इसलिए देखिए आजकल आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो टाइप के, तो कंज्यूमर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हर कंज्यूमर को अपनी राइट्स के बारे में एटलीस्ट तो पता होना चाहिए। आते हैं बेटा राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब है राइट टू हैव अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर ऐसा कोई भी बिजनेस हाउस जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, यू हैव अ राइट टू स्टॉप देम, बिकॉज आपका राइट है राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट। ऑलराइट क्लास, जल्दी से ये नोट करिए 77 राइट्स, और हम लोग अब बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है हमारा मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके ऑलराइट क्लास, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कंज्यूमर
प्रोटेक्शन। आइए, उसका सबसे पहला पॉइंट लिखा है बेटा सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस और सेल्फ हेल्प। इसका मतलब क्या है, जो जितने भी हमारे बिजनेस हाउसेस हैं वो अपने अंदर ही सेल्फ डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, सो दैट किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी बुरा ना हो। नंबर 2 इज कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब यह है कि कंज्यूमर्स अपनी राइट्स के लिए खुद ही अवेयर रहे, और अगर कोई बिजनेसमैन उसके साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो तुरंत ही उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करे। थर्ड वन इज कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब ये होता है बच्चे कि देयर आर वेरियस एनजीओज और देयर आर वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज जो ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स फाइल करती हैं। एंड नंबर 4 इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल एक बड़ा पॉइंट है, आइए इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल को हम लोग लेजिस्लेटिव मेजर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर नंबर 1 है पब्लिसिटी। गवर्नमेंट कई सारे एड्स देती है, टीवी में, ऑल इंडिया रेडियो में देती है, दूरदर्शन में देती है, जागो ग्राहक जागो टाइप के ऐड देती है, और डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारी बनाई हुई है सो दैट कंज्यूमर अवेयर हो और अपने साथ बुरा होते ना देख सके। नंबर 2 इज अवार्ड्स। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड्स यूथ को और विमेन को दिया है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं अगेंस्ट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नंबर 3 इज एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और इको मार्क स्कीम। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आज की डेट में ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको एक मार्क दे रखा है, इको मार्क स्कीम। और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है तभी वो अपने प्रोडक्ट्स में इको मार्क लगा सकती है। नंबर 4 इज कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर वेलफेयर फंड बना रखा है जिसका इस्तेमाल वो बहुत सारे पर्पस के लिए करती है। उसके लिए 3 पर्पस मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1 इज कंज्यूमर एजुकेशन, लोग पैसा खर्च करती है कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए, गाइडेंस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग फैसिलिटीज के लिए, एंड सो ऑन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज लोक अदालत। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऑर्गेनाइज कराया था और रेलवेज ने भी ऑर्गेनाइज कराया है, और लोग जाकर डायरेक्टली लोक अदालत में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 6 इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL भी इसको बोलते हैं। PIL मतलब क्या होता है, आप अपनी कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है। जैसे कि FIR करना होता है वैसे ही आपकी होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपके अंदर जो भी आपके साथ बुरा हुआ है आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स। कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स के अंदर आती हैं 3 चीजें, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। वो तीनों हम लोग कवर करने वाले हैं अपने लास्ट टॉपिक में, जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 which was revised in 2019। यहां तक नोट करिए और उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 which was revised in 2019। ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते हैं और इसके बारे में। इस तरह में 3 कमीशंस बनाई हुई थी। पहले को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और उसके साथ 2 लोग होते हैं, ठीक है। अर्लियर इसके अंदर अमाउंट था 20 लाख रुपीस और अब ये बढ़ा के हो गया है 1 करोड़। इसका मतलब क्या है, पहले केवल 20 लाख तक की ही कंप्लेन हम डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में लेते थे और अब हम लोग 1 CR तक की कंप्लेंट्स लेते हैं। पहले यहां पर चेयरमैन हुआ करता था और अब होता है यहां पर प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। 1986 में एक चेयरमैन होता था और 2 मेंबर्स होते थे। अब 2009 में उस चेयरमैन को बदल के बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट, और कुछ भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। और ये अमाउंट 20 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 1 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी तो अगर आपकी कंप्लेन 1 करोड़ रुपए तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ 2 लोग होते हैं जो कि जिसको 2 मेंबर्स बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और दोनों लोगों को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट, दोनों मतलब प्रेसिडेंट को और बाकी 2 मेंबर्स को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। पहले ये होते थे 2 मेंबर्स, अब ये बढ़ा के कर दिए गए हैं 4। क्लियर है? तो इसके पहले वाले में केवल 2 मेंबर्स थे, अब बढ़ा के कर दिए गए हैं 4। आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम में एज पर 2019 लिखकर आने वाले हो, 1986 वाला सही नहीं होगा। अगर आपके टीचर्स ने स्कूल में नहीं बताया है कि रिवाइज होकर 2019 में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अगर आपने 1986 का लिखा नंबर कट जाएंगे। ऑलराइट, तो प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ 4 मेंबर्स होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहले इसमें कंप्लेंट की जाती थी 20 लाख से 100 लाख तक की, और अब कंप्लेंट की जाती है 1 CR से लेकर 10 CR के बीच तक की, ठीक है। मतलब अगर आपकी कंप्लेन है 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम तो आप जाओगे अपनी कंप्लेन लेकर स्टेट कमीशन के पास।
अब बढ़ते हैं नेशनल कमीशन पर, और नेशनल कमीशन में होता है एक प्रेसिडेंट और उसके साथ होते हैं 4 मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट होता है दैट शुड बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और पहले इस पे कंप्लेन की जाती थी मोर देन 100 लाख की, और अब कंप्लेन की जाती है मोर देन 10 CR की। ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा की अगर कंप्लेन है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन के पास। और अगर मान लेते हैं आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन की और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप विद इन 30 डेज आप कहां पर जा सकते हो कंप्लेन करने के लिए? स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 डेज के अंदर आप कहां पे कंप्लेन लेके जा सकते हो? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 डेज के अंदर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे वहां इंडिया में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है जो आपको न्याय दिला सके। ऑलराइट क्लास, अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। या तो आपको गुड्स बदल के देंगे, या तो अगर गुड्स डिफेक्टेड है तो डिफेक्ट सही करके दिया जाएगा, या तो आपका कोई नुकसान हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। इस तरह की रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट फोरम आपको हेल्प करती है पहुंचाने में। ऑल राइट, आई होप आपको ये चैप्टर यहां तक का क्लियर हो गया होगा। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विद इन द स्कोप ऑफ सिलेबस। Okay class, thank you for joining. This was Shubham Jagdish signing off.